Good morning to all. Myself Nitish, Assistant Professor in Economics. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मांग की कीमत लोच को मापने की विभिन्न श्रेणियाँ, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच को मापने की विधियाँ। मांग की कीमत लोच को मापने की विधियाँ, इनमें से जो मुख्य विधि हैं वो इस प्रकार से हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने की जो मेथड्स हमारे पास में हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है मांग की कीमत लोच की बिंदु लोच विधि। बिंदु लोच विधि, जिसे हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह सकते हैं। मांग की कीमत लोच को मापने की जो बिंदु लोच विधि है उसको हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं, यानी किसी पॉइंट विशेष पे हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। नंबर 2, चाप लोच विधि, जिसमें हम दो बिंदुओं के मध्य हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। मांग वक्र के दो बिंदुओं के बीच हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। और थर्ड है हमारे पास मेथड कुल व्यय विधि, यानी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो मांग की कीमत लोच को मापने की जो विधियां हमारे पास में हैं उसमें फर्स्ट है बिंदु लोच विधि, जिसे हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। सेकंड चाप लोच विधि, जिसमें हम दो पॉइंट्स के बीच इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। और थर्ड है कुल व्यय विधि, जिसे हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। आज की क्लास में हमारा जो मुख्य डिस्कशन का जो पॉइंट रहेगा या डिस्कशन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगी पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम डिटेल से बात करेंगे आज पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो इस प्रकार से है। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी एक सरल रेखीय मांग वक्र के किसी बिंदु विशेष पर हमें अगर उसकी इलास्टिसिटी काउंट करनी है, उसकी लोच ज्ञात करनी है, तो उसका फार्मूला ये होता है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू उस बिंदु से मांग वक्र का निचला भाग डिवाइडेड बाय उस बिंदु से मांग वक्र का ऊपरी भाग। यानी जिस पॉइंट विशेष पे हमें इलास्टिसिटी काउंट करनी है उस पे हम देखेंगे कि उस बिंदु से मांग वक्र का निचला भाग डिवाइडेड बाय उस बिंदु से मांग वक्र का ऊपरी भाग। यानी जिस मांग वक्र के जिस पॉइंट पे हमें इलास्टिसिटी काउंट करनी है उस बिंदु से नीचे वाला भाग लोअर सेक्टर डिवाइडेड बाय अपर सेक्टर, यानी निचले भाग में हम उस मांग वक्र के ऊपरी भाग का हम उससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में इलास्टिसिटी आ जाती है। एक मांग सरल रेखीय मांग वक्र हम लेते हैं और उसके बाद हम इलास्टिसिटी काउंट करते हैं। देखिएगा, ये हमारा एक सरल रेखीय मांग वक्र है। ओ एक्स और वाई, एक्सिस पे हम लेते हैं मांग मात्रा और वो वाई अक्ष पे हम लेते हैं कीमत। इसके कुछ पॉइंट्स हम लेते हैं, जैसे ए, बी, सी,
डी और ई। हमें इलास्टिसिटी जिस भी पॉइंट पे काउंट करनी है, हमारे पास में फॉर्मूला है, मांग उस बिंदु से निचला भाग डिवाइडेड बाय बिंदु से ऊपरी भाग। इलास्टिसिटी के लिए लोअर सेक्टर डिवाइडेड बाय अपर सेक्टर का फार्मूला हमारे पास में है। अगर हम पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी काउंट करना चाहते हैं तो ए बिंदु से मांग वक्र का नीचे का हिस्सा होगा ए ई और ऊपरी 0। अगर हम इस संख्या में या इस मेजरमेंट में हम अगर 0 का भाग दें तो हमारे पास वैल्यू आती है, वो आती है इन्फिनिटी। तो ए पॉइंट पे जो हमारी इलास्टिसिटी होगी वो अनंत होगी, इन्फिनिटी, अनंत इलास्टिसिटी होगी। अगर हम बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी काउंट करना चाहते हैं तो हमारा फार्मूला होगा पॉइंट ए, इलास्टिसिटी ऑन पॉइंट ए, इलास्टिसिटी ऑन पॉइंट बी। बी के नीचे का हिस्सा है हमारे पास में बी ई, और जो ऊपरी पार्ट है वो है ए बी। देखिएगा निचले हिस्से से हमारा ऊपरी भाग ज़्यादा है, सॉरी निचला भाग ऊपरी भाग से ज़्यादा है, तो वैल्यू जो भी है बट यूनिट से ज़्यादा होगी, मोर देन 1। तो यहाँ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इलास्टिसिटी मोर देन 1। अगर हम सी पॉइंट पे इलास्टिसिटी काउंट करना चाहते हैं, लोअर सेक्टर डिवाइडेड बाय अपर सेक्टर, इलास्टिसिटी ऑन सी पॉइंट, लोअर सेक्टर होगा सी ई और अपर सेक्टर होगा सी ए, यानी लोअर सेक्टर और अपर सेक्टर दोनों बराबर हैं, तो इलास्टिसिटी ऑन सी पॉइंट इज इक्वल टू 1। यहाँ इलास्टिसिटी जो होगी वो 1 के बराबर होगी, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। अगर डी पॉइंट पे ले हम तो लोअर सेक्टर है हमारे पास कम और अपर सेक्टर है ज़्यादा, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। और अगर हम ई पॉइंट पे जाएं तो यहाँ पे लोअर सेक्टर हमारे पास कुछ भी नहीं है और अपर सेक्टर बहुत ज़्यादा है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं कि अगर हम एक सरल रेखीय मांग वक्र पर हम इलास्टिसिटी अगर काउंट करना चाहते हैं तो इलास्टिसिटी बराबर नहीं होगी, अलग अलग हिस्सों पे इलास्टिसिटी अलग होगी। सरल रेखीय मांग वक्र के अगर हम ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर चलते हैं तो इलास्टिसिटी हमेशा गिरती हुई होती है। अगर नीचे दाईं से ऊपर बाईं ओर जाते हैं तो इलास्टिसिटी हमेशा बढ़ती हुई होती है। सबसे ऊपरी भाग पे जहाँ इलास्टिसिटी अनंत होती है, मिड बिंदु पे जहाँ इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है, धीरे धीरे गिरते हुए सबसे नीचे इलास्टिसिटी 0 हो जाती है। तो ये थी आज की हमारी कि क्लास की मांग कीमत लोच को मापने की जो विधियां हैं उसमें हमने डिस्कस जो किया है वो पॉइंट इलास्टिसिटी के ऊपर, जिसे बिंदु लोच विधि कहते हैं, दूसरा हमारा चाप लोच विधि और तीसरा था कुल व्यय विधि, जिसमें हमने डिटेल से जो बात की है वो बिंदु लोच विधि पे कि किसी भी मांग वक्र के किसी भी बिंदु पे अगर हमें इलास्टिसिटी काउंट करनी है तो फॉर्मूला हमारा रहेगा लोअर सेक्टर डिवाइडेड बाय अपर सेक्टर। अब अगर हमारे पास आयताकार अतिपरवलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप में अगर कोई मांग वक्र है और उसे हमें उसके ऊपर इलास्टिसिटी काउंट करनी है, ये हमारा मांग वक्र है जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप में है। अगर इसके किसी भी बिंदु पे हमें इलास्टिसिटी काउंट करनी है, मान लीजिएगा ये बिंदु हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वहाँ से हम एक टेंजेंट लाइन डालेंगे। मान लीजिएगा इस बिंदु पे काउंट करनी है तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा हम डालते हैं, ये हुई। इस बिंदु पे हमें इलास्टिसिटी काउंट करनी है, इस बिंदु पे इलास्टिसिटी काउंट करनी है, तो ठीक वहीं फॉर्मूला हम काम में लेंगे। स्पर्श रेखा जो हमने डाली है लोअर सेक्टर डिवाइडेड बाय अपर सेक्टर। इस प्रकार मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर अगर हमें इलास्टिसिटी काउंट करनी है तो उससे हम एक स्पर्श रेखा डालेंगे और हमारे पास फार्मूला रहेगा लोअर सेक्टर डिवाइडेड बाय अपर सेक्टर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे की दोनों विधियों की जो मांग लोच को मापने की हैं, नंबर
सेकंड था हमारी चाप लोच विधि और थर्ड थी हमारी कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की दोनों विधियों की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।